Hello everyone, welcome on this YouTube channel. I'm Usha Yadav, and today we are going to discuss about protein backbone, protein flexibility, what are the phi and psi angle, and how they are going to determine the protein flexibility. And after that, we will discuss about the Ramachandran plot, how Ramachandran plot is going to helpful for the prediction of a 3D structure. And 3D structure भी कैसा एक stable 3D structure. Okay. So first of all हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन का बेसिक कंपोजिशन क्या होता है. So all we know that protein are those biomolecules जो जिनका जो बेसिक कंपोजिशन है that is amino acids. अमाइनो एसिड जिसका अगर हम एक कॉमन स्ट्रक्चर की बात करें तो जिसमें हमारे पास एक सी अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है, साथ ही साथ उसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, एक अमीनो ग्रुप अटैच होगा और इसी के साथ में एक आर ग्रुप यानी कि आर चेन अटैच होती है. ये आर चेन के वेरिएशन के साथ ही हमारा पर्टिकुलर अमाइनो एसिड भी चेंज होता रहता है ना. जब ऐसे ही अमाइनो एसिड लिंक अप होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देन हमारे पास एक वेल डिफाइंड पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस मिलती है. उसी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस को हम लोग प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं. या हम कह सकते हैं कि जब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं तो हम उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे प्रोटीन का, और दैट is known as a polypeptide sequence. Okay, so sequence of a chain of amino acid is known as a polypeptide sequence. जब ऐसी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस के अंदर हमारी कुछ लोकल फोल्डिंग्स हो जाती हैं तो हम उसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं प्रोटीन का. ठीक है, उन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट्यू शीट्स आती है. डिपेंड्स कि किस तरीके से आपका हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो रहा है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये डिटरमाइन करेगा कि कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने वाला है. तो देखिए, जब हमारे पास ऐसे अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं तो अमाइनो एसिड के बीच में हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और उस पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन से बनेगा पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना. जब ये हमारे पास जो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, इस हाइड्रोजन ग्रुप के अटैच होने की वजह से जब लोकल फोल्डिंग्स आएंगी तो हम कहेंगे कि हमारा पर्टिकुलर प्रोटीन अपनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि नेसेसरी है. ठीक है, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने वाला है प्रोटीन का. ठीक है, और ये हाइड्रोजन ग्रुप कौन सा होगा, ये कार्बोनिल ग्रुप का हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, ये अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, राइट, हाइड्रोजन हो सकता है, राइट. फिर ऐसे ही हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर से टर्शियरी स्ट्रक्चर बनती है और टर्शियरी स्ट्रक्चर के लिए क्या जरूरी होता है, दैट इज फोल्डिंग. फोल्डिंग कैसा फोल्डिंग, एक 3 डायमेंशनल फोल्डिंग जब होगा तो हमारा प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर बनेगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा. ओके, देन आफ्टर दैट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बेसिकली दो आपके प्रोटीन्स हो सकते हैं, दो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस हो सकती हैं, दो डिफरेंट हमारे पास प्रोटीन्स हो सकते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से एक स्ट्रक्चर बनेगा. जैसे कि आपने नाम सुना होगा मायोग्लोबिन का, मायोग्लोबिन के साथ साथ आपने नाम सुना होगा हीमोग्लोबिन का. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. Now the question is how these polypeptide sequence is going to fold. कैसे ये फोल्डिंग डिटरमाइन करता है प्रोटीन की स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, है ना. सो यही चीजों के लिए हमारे पास रामचंद्रन प्लॉट होता है. रामचंद्रन प्लॉट हमें डिपिक्ट करने में हेल्प करता है कि जो 3D स्ट्रक्चर हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोटीन का प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या वो अपनी स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन में है या वो अनस्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है. ठीक है, सो सबसे पहले हमें प्रोटीन की फोल्डिंग देखना होगा कि नॉर्मल कंडीशन में प्रोटीन का फोल्डिंग कैसे होता है. तो जब भी आपका एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस से प्रोटीन का फोल्डिंग होता है तो हमने कहा कि बहुत सारे टर्न एंड लूप्स बनेंगे, अल्फा हेलिसेस और बीटा प्लेटेड शीट्स ज्वाइंट होंगी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा, उससे पहले टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है ना, उसी से हमारा पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है. सो आप इस चीज से ये चीज तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि यस ऑफ कोर्स समथिंग इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोटीन फोल्डिंग. और ये जो इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से आपका प्रोटीन एक नेटिव पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस से फोल्ड होने वाला है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में अवेलेबल होती है ना. तो ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जिससे हमारा पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस एक 3D स्ट्रक्चर को अटेन कर लेता है, हम यहाँ से उसको समझते हैं. ठीक है, सो देखिए,
हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस होता है, सबसे पहले हम एक नॉर्मल से पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस यहाँ से ऐड कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। सो हमने कहा हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें इन जनरल कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एक अमीनो ग्रुप अटैच होगा अल्फा कार्बन के साथ, दूसरे एंड पर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है एंड एक आर चेन होती है। मान लीजिए मेरा ये जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड है इसकी चेन को मैंने R1 कहा, ठीक है। अब इसके साथ अगर मेरे को दूसरा अमीनो एसिड जोड़ना है तो यस ऑफ कोर्स यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन के बाद में एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सो हम लोग इसे डिफरेंट कलर से डिपिक्ट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास चेन कुछ इस तरीके से बनने वाला है, राइट। अगेन अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड हियर इज द सेकेंड चेन, ठीक है। सो एक अमीनो एसिड हमारे पास ये हो जाता है, सेकेंड अमीनो एसिड हमारे पास ये हो जाता है। सो अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड सेकेंड। सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, देखिए जब इस तरीके से इस सीक्वेंस में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है ना। सो पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज दिस ग्रुप, राइट, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड द अमीनो ग्रुप। इन्हीं की बॉन्डिंग से पेप्टाइड बॉन्ड बना। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और हाइड्रोजन एटम उसमें इन्वॉल्व है, राइट। सो हम क्या देखते हैं कि जब हम एक प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर को, पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस को जब हम लोग उसके अंदर देखते हैं तो हमारे पास हमें कुछ पर्टिकुलर एंगल्स देखने को मिलते हैं। उन एंगल्स को हम लोग कहते हैं टॉर्शनल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप के एंगल्स हैं जो इस पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में देखने को मिल रहे हैं, है ना। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ से सिंपली हमारा बैकबोन लिख लेते हैं कि ये चीज आपको डिपिक्ट हो रही है कि अगर इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बनेगा तो हमारा जो मेन बॉन्डिंग है, जो मेन चेन बनेगा, उस चेन में हमें बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। नाइट्रोजन ऑफ अमीनो ग्रुप, अल्फा कार्बन, देन कार्बन, देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है अल्फा कार्बन ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड। अगेन हमारे पास आएगा यहाँ से यस, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन ग्रुप आएगा, देन अल्फा कार्बन, देन अगेन हमारे पास कार्बोक्सिल, और कुछ इस तरीके से ये सीक्वेंस हमारा बनने वाला है, ठीक है। सो आर चेन जो कि हमारा बैकबोन में इंक्लूड होगा एंड हाइड्रोजन ग्रुप, दीज आर ऑल बैकबोन, ठीक है। सो यस, ये जो हमारा सीक्वेंस है इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ इस तरीके से हमारा बॉन्डिंग हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ से इस पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में कुछ टॉर्शनल एंगल हमें देखने को मिलते हैं, और वो टॉर्शनल एंगल कौन से हैं? एक टॉर्शनल एंगल हमारा ऐसा है जो N और C अल्फा के बीच में है, जिसे हम लोग कहते हैं फाई बॉन्ड। दूसरा जो हमारा टॉर्शनल एंगल है वो C और C अल्फा के बीच में है, जिसे हम कहते हैं साई बॉन्ड। हालांकि हमें एक और यहाँ से बॉन्ड देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं ओमेगा बॉन्ड, बट ऑफ कोर्स इट इज अ काइंड ऑफ प्लेनर बॉन्ड। सो ये किसी तरीके का रोटेशन शो नहीं करता, तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक प्लेनर बॉन्ड जिसमें कोई रोटेशन नहीं हो रहा है उसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिपिक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि रोटेशन ही नहीं हो रहा तो प्रोटीन में कोई फोल्डिंग नहीं कर पा रहा। और अगर ओमेगा बॉन्ड की वजह से कोई फोल्डिंग ही नहीं हो रही तो ऑफ कोर्स हमें उसका एनालिसिस यहाँ से नहीं करना है। तो जब भी हम लोग प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करते हैं, हम लोग टॉर्शनल एंगल को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की रोटेशन वो शो कर रही है ना। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में हमारे पास 2 टॉर्शनल एंगल होते हैं, फाई बॉन्ड एंड साई बॉन्ड। एंड टॉर्शनल एंगल के बारे में ऑलरेडी मैं एक लेसन बना चुकी हूँ, सो आपको अच्छे से पता चलेगा कि टॉर्शनल एंगल किस तरीके से फॉर्म होते हैं। सो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड दिस chapter as well in a better way, right? Okay, so अब हमारे पास 2 एंगल है, फाई एंगल एंड द साई एंगल। अब क्या होगा कि ये जो फाई और साई एंगल है ये डिसाइड करेंगे कि प्रोटीन किस तरीके से रोटेट करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना भी बॉन्ड होने वाला है, क्योंकि इनकी रोटेशन की वजह से प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस आपका बैंड हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर लूप्स की फॉर्मेशन होगी, उसमें टर्न्स की फॉर्मेशन होगी, वो बैंड होगा, वो आपका
एक टर्शरी स्ट्रक्चर को अटेन करेगा। सो दैट्स व्हाई फाई एंड साई एंगल का रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो इंफॉर्मेशन है जो एक नेटिव पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस को हेल्प करता है एक फुल्ली फंक्शनल 3D स्ट्रक्चर को अटेन करने, है ना। सो हर एक पर्टिकुलर प्रोटीन का अपने फाई एंड साई एंगल का अपना एक रोटेशन होता है, यानी कि हर एक स्पेसिफिक रोटेशन के साथ ही डिसाइड होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। इसीलिए जो हमारे रामचंद्रन जी है, उन्होंने बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस का एनालिसिस किया ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस तरीके का कॉन्फर्मेशन वो शो करती है, ठीक है, और उसे एक ग्राफ की फॉर्म में उन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी, जिसे हम कहते हैं रामचंद्रन प्लॉट। सो रामचंद्रन प्लॉट एक मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट था, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, जिसकी हेल्प से हम प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर स्टेबल है या अनस्टेबल है ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम लोग अपने टॉर्शनल एंगल को देखकर ही कंफर्म कर पाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास जो टॉर्शनल एंगल है ये एक हाइपोथेटिकल हम लोग कंडीशन लेते हैं। हाइपोथेटिकली मेरा जो प्रोटीन है उसमें उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का जो फाई एंगल है उसका यहां से कॉन्फर्मेशन मान लीजिए -135 एच, यू कैन सी इन दिस इमेज, यहां से 8 डिग्री था, है ना। ये उसका स्टेबल कॉन्फर्मेशन है। लेकिन क्या होता है, समहाउ कुछ कंडीशन के अंदर ये 135 से 145 हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में वो पर्टिकुलर हमारा पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस डीनेचर हो जाएगा। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हमारा प्रोटीन स्टेबल कॉन्फर्मेशन में क्या टॉर्शनल एंगल बना रहा है वो आइडेंटिफाई करना, क्योंकि उसी के बिहाफ पर हम 3D स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। तो जब भी हम लोग प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, हम इन टॉर्शनल एंगल को फाइंड आउट करते हैं कि क्या हमारा फाई एंगल बन रहा है, क्या हमारा साई एंगल बन रहा है, और उसी के बिहाफ पर हम उनकी रोटेशन देखते हैं और 3D स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। यस, सो रामचंद्रन प्लॉट बेसिकली क्या है, इसके अंदर हम दो टॉर्शनल एंगल को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हमें एक इजी वे मिलता है कि किस तरीके से हमारा प्रोटीन फोल्ड होने वाला है, ठीक है। कैसे होने वाला है वो हम थोड़ा अच्छे से समझें। देखिए रामचंद्रन प्लॉट क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो समटाइम हम लोग जब उसको एनालाइज करते हैं तो हम लोग उसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली रामचंद्रन प्लॉट हमें शो क्या कर रहा है। ऑल्दो आपके पास आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे हम रामचंद्रन प्लॉट को डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हैं। हमारे पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस को उसमें एज ए इनपुट डालेंगे और हमारे पास एक रामचंद्रन प्लॉट मिल जाएगा, है ना। सो हमें रामचंद्रन प्लॉट को एनालाइज कैसे करना है वो चीज हमें यहाँ से समझनी है, ठीक है। तो देखिए रामचंद्रन प्लॉट, यस, हमें एक ब्लैंक पेज यहाँ से चाहिए। देखिए एक नॉर्मल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, नॉर्मल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके पास दो एक्सिस होते हैं, राइट। एक एक्सिस जिसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं और एक एक्सिस जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, है ना। ये हमारा एक नॉर्मल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा। दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। नाउ ऑल वी नो दैट कि अगर हम इस एक्सिस के लाइन पर यहाँ पे नंबर डिनोट करेंगे तो हम लोग हमेशा 0 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इधर हमारी हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज आती है ना। सो एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, राइट। सेम ऐसे ही हमारा जो y है 0 से शुरू होके इस एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यूज ये डिनोट करेगा, तो यहाँ पर y भी पॉजिटिव होगा, है ना। अब मान लीजिए मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, मैं इस एक्स एक्सिस को इस डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड कर दूं तो हमें पता है कि इधर हमारी नेगेटिव वैल्यूज आने वाली है, तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, राइट। सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस को भी इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पर हमारे वाई एक्सिस की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, राइट, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स मिल गए। इस क्वाड्रेंट्स के अंदर मेरे पास जो भी वैल्यू होगा, मान लो ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट का वैल्यू कैसे होने वाला है, इसका वैल्यू होने वाला है माइनस एंड प्लस। ऐसा क्यों, क्योंकि हम हमेशा एक्स एक्सिस को आगे रखते हैं, वाई एक्सिस को पीछे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि एक्स एक्सिस का नेगेटिव वैल्यू है और वाई का पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में मिलने वाला कोई भी पॉइंट मेरा माइनस प्लस होगा,
है ना, यानी कि उसका वैल्यू माइनस और प्लस वैल्यू होगा, राइट। सिमिलरली इस क्वाड्रेंट के अंदर अगर मुझे कोई भी पॉइंट बनता है तो उसका वैल्यू मेरा क्या होगा, प्लस एंड प्लस, क्योंकि यहाँ पर y एक्सिस और एक्सिस दोनों ही मेरे प्लस है ना। इस पॉइंट, अगर इस क्वाड्रेंट के अंदर मुझे कोई पॉइंट मिला देन वैल्यू मेरा क्या हो सकता है, इसमें होगा मेरा माइनस एंड माइनस, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पर होगा माइनस एंड माइनस, ओके, यहाँ पर हमारा प्लस वैल्यू था तो यस यहाँ पे प्लस वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमें वैल्यू मिलने वाली, ठीक है। ये तो एक सिंपल ग्राफ है। अब हम वापस चलते हैं रामाचंद्रन प्लॉट पर, ठीक है। सो रामाचंद्र प्लॉट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है, बट इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी सी चीजें आपकी कंफ्यूजिंग सी लगती है, बट ये बहुत ही सिंपल सा, देखिए। तो हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर हमने एक जीरो वैल्यू रख ली, है ना। इस जीरो से हम लोग इधर गए तो हमारा ये हो गया -80, इधर हम गए तो इधर हो गया +180, राइट। इसको इस डायरेक्शन में हमने एक्सटेंड किया तो 0 से +180 एंड इस डायरेक्शन में हम गए तो -180, ठीक है। सिमिलरली ये हमारा एक्सिस हो गया और इस एक्सिस में भी हमने एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू होगी। तो रामाचंद्र प्लॉट का ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा माइनस प्लस वैल्यू, ये रिप्रेजेंट करेगा प्लस एंड प्लस वैल्यू, इधर होगा हमारा प्लस एंड माइनस एंड इधर होगा माइनस एंड माइनस वैल्यू, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें कोई पॉइंट मिलेगा तो उसको हम माइनस प्लस से डिनोट करेंगे, इधर हमारा प्लस प्लस से, देन प्लस माइनस एंड माइनस माइनस। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा रामाचंद्र प्लॉट हम लोग ड्रॉ करते हैं, राइट। अब इसको एनालाइज कैसे करते हैं, देखिए। रामाचंद्र प्लॉट को जब परफॉर्म किया गया, जब रामाचंद्रन जी ने इसके अंदर बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस को एनालाइज किया तो उन्होंने क्या पाया कि हर एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस के कुछ अलाउड रीजन होते हैं, यानी कि वो अलाउड रीजन जिसमें वो टॉर्शनल एंगल रोटेशन शो कर पा रहा है, वो स्टेबल कंफर्मेशन को फॉर्म करने के लिए उनका रोटेशन हो रहा है ना। लेकिन कुछ ऐसे रीजन भी है जहां पर अगर आपका पर्टिकुलर अमाइनो एसिड आपको शो होता है, यहाँ पर हम लोग फाई और साई वैल्यू को देखते हैं ना, तो उस फाई और साई वैल्यू अगर आपकी डिसअलाउड रीजन में आती है, इसका मतलब ये है कि वो अनस्टेबली रोटेट कर रहा है, और वो अनस्टेबली रोटेट कर रहा है मतलब वो पर्टिकुलर प्रोटीन हमारा डीनेचर हो रहा है ना, तो वो स्टेबल नहीं है। सो यहाँ पर हम लोग हमारी 3D स्ट्रक्चर की एक्चुअल हम लोग कह सकते हैं उसको प्रिडिक्ट करते हैं कि वो सही कॉन्फर्मेशन दे रहा है उस पर्टिकुलर प्रोटीन की या नहीं, ठीक है। सो अब हम लोग अच्छे से देखते हैं कि रामाचंद्र प्लॉट एक्चुअली हमें क्या डिपिक्ट करेगा, ठीक है। सो रामाचंद्र प्लॉट में बेसिकली NC अल्फा और C अल्फा और C बॉन्ड को दोनों को रोटेट करके देखा उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने देखा कि ये जो रोटेशन थी ये टॉर्शनल एंगल को रिप्रेजेंट कर रही थी, जिन्हें उन्हें फाई एंड साई एंगल से रिप्रेजेंट किया गया। सो GN रामाचंद्रन जी ने कंप्यूटर मॉडल तैयार किया, कंप्यूटर मॉडल की हेल्प से उसने स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स जो है उनको सिस्टमैटिकली वे में ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया। तो उन्होंने क्या देखा, उन्हें कुछ फाइंडिंग्स मिली, और वो क्या फाइंडिंग्स थी कि अगर आपके फाई और साई एंगल कोलाइड कर रहे हैं, इसका मतलब वो डिसअलाउड कॉन्फर्मेशन शो कर रहे हैं। अगर उनमें कोई कॉलिजन नहीं हो रहा है मतलब वो अलाउड रीजन में, ठीक है। और अगर वो कॉलिजन नहीं शो कर रहे हैं मतलब वो स्टेबली अरेंज है, और अगर उनमें कॉलिजन हो रहा है मतलब वो अनस्टेबली अरेंज है ना। सो उस बिहाफ पर उन्होंने रामाचंद्र प्लॉट डिनोट किया, और इसीलिए रामाचंद्र प्लॉट के अंदर हमें कुछ ऐसे रीजन देखने को मिलते हैं जिसमें जो रेड वाला पार्ट होता है वो डिपिक्ट करता है कि अलाउड रीजन है। अलाउड का मतलब ऐसा रीजन जहां पर हमारे फाई और साई एंगल में कोई कॉलिजन नहीं हो रहा, नो कॉलिजन, राइट, ठीक है। दूसरा हमारा है येलो कलर से डिपिक्ट जिसमें है एडिशनली अलाउड, ठीक है। देन पेल येलो कलर जो जनरसली अलाउड रीजन को डिपिक्ट कर रहा है, देन व्हाइट कलर जो डिसअलाउड रीजन को डिपिक्ट कर रहा है। यानी कि अगर आपके रामाचंद्र प्लॉट में हमें किसी अमाइनो एसिड के फाई एंड साई एंगल का रोटेशन डिसअलाउड रीजन में मिल रहा है मतलब वो अनस्टेबल कॉन्फर्मेशन में है, और वो 3D मॉडल हमारा स्टेबल नहीं है ना।
सो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है तो इसे आप एनालाइज कर पाओगे कि अगर हमारा अमाइनो एसिड, देखो ये जो स्क्वायर में आपको दिख रहे हैं ना, ये अमाइनो एसिड्स है। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कोई अमाइनो एसिड था और उसका मैंने रामचंद्र प्लॉट यहाँ से प्लॉट किया, रामचंद्र प्लॉट मैंने उसको प्लॉट करके देन एनालाइज किया। तो एनालाइज करने में मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो अमाइनो एसिड मुझे रेड रीजन में देखने को मिल रहे हैं, ये स्टेबल कॉन्फर्मेशन को शो कर रहे हैं। जो मुझे येलो रीजन में देखने को मिल रहे हैं वो एडिशनली अलाउड रीजन में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कुछ एक्सटेंट तक यहाँ पे स्टेबल है। व्हाइट कलर में दिखने वाले अमाइनो एसिड मेरे अनस्टेबल कॉन्फर्मेशन को यहाँ से डिनोट कर, है ना। अच्छा, सो रामचंद्र प्लॉट को एनालिसिस करते टाइम पे आपने ये चीज तो ऑफकोर्स ध्यान रखनी है कि कौन सा अमाइनो एसिड हमारा अलाउड रीजन में आ रहा है, कौन सा डिसअलाउड में। बिसाइड दिस आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका सिंपलेस्ट सा स्ट्रक्चर है, जिसकी साइड चेन में हमारे पास सिंपली एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो इससे हमें क्या मिलता है कि ग्लाइसिन, क्योंकि बहुत ही छोटा सा इसका आर है, यानी कि इसका जो साइड चेन है बहुत ही छोटू सा होता है, सो इट इज वेरी फ्री टू रोटेट, इसका रोटेशन बहुत ज्यादा है, फ्री है ये रोटेट करने के लिए। सो ग्लाइसिन के केस में हम क्या देखते हैं कि इसका हमें डिसअलाउड और अलाउड दोनों रीजन के अंदर ये आपका इवनली आपको देखने को मिलेगा। सो इन केस मान लीजिए आपने कोई 3D स्ट्रक्चर बनाया प्रोटीन का, आप उसे रामचंद्र प्लॉट की वजह से रामचंद्र प्लॉट के थ्रू आप एनालाइज कर रहे हो, लेकिन क्या होता है कि आपको देखने को मिल रहा है कि ग्लाइसिन आपका मैक्सिमम केस में फैला हुआ है, वो अलाउड और डिसअलाउड रीजन में भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर आपका अनस्टेबल, नहीं, वो स्टेबल हो सकता है क्योंकि ग्लाइसिन बहुत ज्यादा फ्रीली रोटेट करता है। सो ऑफ कोर्स सम टाइम आपको मैक्सिमम ग्लाइसिन डिसअलाउड रीजन में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली एक और केस होता है जिसमें हम देखते हैं प्रोलीन के केस में। प्रोलीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फ्रीली रोटेट नहीं कर पाता। आप जब प्रोलीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो प्रोलीन मैक्सिमम केस में प्रोटीन में आपके टर्न्स और लूप्स की जगह प्रेजेंट होता है। रीजन क्योंकि प्रोटीन्स बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। इट इज वेरी कह सकते हैं कंजर्वेटिव, ये फ्री नहीं कर ये रोटेट नहीं कर पाता। सो ये रोटेशन नहीं कर पाता, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, इसीलिए प्रोलीन हमारा मैक्सिमम केस में हमें टर्न्स एंड लूप्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो रामचंद्र प्लॉट के एनालिसिस में आपने ये चीजें ध्यान रखनी है। आई होप गाइस कि इससे आप रामचंद्र प्लॉट को थोड़ा सा समझ पाए होंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।